हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछे जाने वाली एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में। इस यूनिट का क्या सिलेबस ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है, उन सारे के सारे जो आपके सिलेबस के पोर्शन है उसके अंदर कौन से पॉइंट्स को मेंशन किया गया है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है उसमें हम लोग जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने मेंशन किया गया है। ये आपका सबसे पहला यूनिट होने वाला है, आपका जो डोमेन पोर्शन है उसके अंदर। इस पर्टिकुलर यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस। आइए इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट को मेंशन किया गया है और ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके ओवरऑल सिलेबस के अंदर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो जितनी भी आपके एग्जाम के अंदर यूनिट्स को मेंशन किया गया है उन सबकी सब यूनिट के अंदर आपको 5 पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। अभी पर्टिकुलरली हम यहां पर बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस की, तो यहां पर आपको 5 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ऐसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिट को उठा लो, चाहे वो आपका फूड लॉ का पोर्शन हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का पोर्शन हो, या फिर लाइफ स्टॉक का या एग्रीकल्चर का किसी भी सब्जेक्ट का पोर्शन हो, या किसी भी यूनिट का पोर्शन हो, टोटल उसमें 5 पॉइंट मेंशन किए गए हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। ये चीज आपको जान के चलना है कि जितनी भी यूनिट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना है आपके ओवरऑल जो सिलेबस है उसके अंदर। तो यहां पर डोमेन सेक्शन से आपसे पूछे जाएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन। आपके सामने 10 यूनिट्स को रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि पर यूनिट यहां पर आपसे 10 क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमको इस यूनिट को इस हिसाब से पढ़ना है कि हमारे 10 क्वेश्चंस हम कर ले जाएं। ठीक है, ये वाली यूनिट भी 10 क्वेश्चंस को कंट्रीब्यूट करके चलेगी। लेकिन अगर इसके अंदर 5 पॉइंट को मेंशन किया गया है तो आपको ये नहीं मान के चलना है कि हर एक पॉइंट से 2 क्वेश्चंस बनेंगे। आपको ये मान के नहीं चलना है, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे इन पॉइंट्स पर, तो पहला जो पॉइंट है ये बहुत ही छोटा है, जिसमें कि आपको सिर्फ हिस्ट्री ऑफ प्रिजर्वेशन के बारे में देखना है, हिस्ट्री ऑफ फूड के बारे में देखना है। लेकिन अगर आप बात करोगे यहाँ पर देखो थर्ड और फोर्थ पॉइंट की, तो इसमें बहुत सारी चीजों को मेंशन किया गया है, जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर पढ़ना है। पहले वाले पॉइंट में अगर हम बात करें, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन के बारे में आपको बताया गया है, तो यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ोगे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ फूड की अगर हम बारे में बात करें तो हम जाते हैं थोड़ा सा प्री हिस्ट्रिक एरिया में, प्री हिस्ट्रिक एरा में। प्री हिस्ट्रिक एरा में आप जैसे ही पहुंचते हो तो वहां पर आप देखते हो हंटर्स एंड गैदरर्स को। हंटर्स एंड गैदरर्स जो हुआ करते थे वो शिकार करके अपना भोजन किया करते थे। तो हम वहां पर पढ़ेंगे कि कैसे हंटिंग करके जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो अपना फूड कंज्यूम करते थे। फिर थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमंस डेवलप होना शुरू किए, वैसे वैसे वो चीज़ों को कुक करके खाना शुरू किए। और कुकिंग से पहले भी हम पहले बात करेंगे फार्मिंग की, कि पहले जो हंटिंग एंड गैदरिंग हुआ करती थी वहां पर फार्मिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वहां पर पोल्ट्री जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, या लाइफ स्टॉक को एक जगह पर डोमेस्टिकेट रखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर हम आएंगे कुकिंग के पोर्शन पर। कुकिंग की जैसे ही शुरुआत होती है वैसे ही जो ह्यूमंस का कोई भी चीज को खाने का नेचर हुआ करता था वो बदल जाता है। जो चीज वो पहले रॉ फॉर्म में कंज्यूम किया करते थे, कच्चे फॉर्म में कंज्यूम किया करते थे, अब वो उसको कुक करके खाना शुरू कर देते हैं। यहीं पर आप कुकिंग की शुरुआत को पढ़ोगे, और कुकिंग इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और उससे कैसे प्रिजर्वेशन की शुरुआत होती है इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम बात करेंगे अर्ली मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। जैसे कि जो सबसे पुराना मेथड है फूड प्रिजर्वेशन को करने का, मतलब फूड को प्रिजर्व करके रखने का, बेसिकली फूड को लंबे समय तक के लिए, लंबी अवधि तक के लिए रखने का, वो था ड्राइंग। ड्राइंग जैसे ही आप पढ़ते हो तो वहां पर ये पढ़ते हो कि कैसे फूड को ड्राई किया गया। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय जो सन रेज हुआ करती थी, सूर्य की किरण हुआ करती थी, उसी की मदद से फूड को ड्राई किया गया। ड्राइंग के बाद अलग अलग काइंड ऑफ फर्दर और भी मेथड्स आते हैं, जैसे कि सॉल्टिंग आता है। फिश जैसी चीज को नमक के अंदर डाल करके प्रिजर्व करना शुरू किया गया। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, स्मोकिंग जैसे प्रिजर्वेशन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे धुएं का यूज करके अलग अलग टाइप के फूड को प्रिजर्व करने की शुरुआत करी गई।
फिर और आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी जो लेटेस्ट एरा है उसके पहले वाले एरा पर, तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन की शुरुआत होती है, जिसमें कि आप हीट ट्रीटमेंट जैसी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, आप कोल्ड ट्रीटमेंट जैसी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, आप वहाँ पर चिलिंग, फ्रीजिंग या फिर ब्लांचिंग जैसी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। फिर हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ और ज़्यादा मॉडर्नाइज होती चली जाती है। जैसे हम लोग कैनिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कैसे निकोलस अपर्ट ने कैनिंग की शुरुआत करी, कैसे कैनिंग में अलग अलग टाइप के फूड को प्रिजर्व किया गया लंबे समय के लिए। फिर हम लुई पाश्चर के रोल के बारे में भी देखेंगे कि कैसे पाश्चराइजेशन, जो उन्होंने एक डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड की शुरुआत करी, उससे फूड को स्पॉइल करने से बचाया गया और लंबे समय के लिए हम फूड को स्टोर कर पाए। तो ये तो बात हो जाती है आपके पहली यूनिट की, जिसमें कि आपको हिस्ट्री ऑफ फूड के बारे में पढ़ना है और कैसे इसके प्रिजर्व करके रखा गया इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास एक और यूनिट है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन वाली, जहां पर आप प्रिजर्वेशन की वेरियस टेक्निक्स को बहुत ज्यादा ही डिटेल में पढ़ोगे। तो वहां पर आपको कवर कराया जाएगा, लेकिन यहां पर जो भी चीजें हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे देखो, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है ट्रेडिशनल फूड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस के बारे में। अब इंडिया जैसी डाइवर्सिफाइड कंट्रीज में डाइवर्स काइंड ऑफ फूड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नॉर्दर्न रीजन की अगर आप बात करोगे तो हम लोग सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट्स को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे कि वीट या वीट से बनी हुई चीजों को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। उनमें अब डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। साउथ इंडिया पर अगर आप जाते हो तो वहां पर मरीन चीजों को बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। वहां पर वीट या वीट से बने हुए प्रोडक्ट को ना कंज्यूम करके राइस से बने हुए प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं, जैसे कि साउथ में अगर हम इडली वगैरह के बारे में बातें करेंगे, नॉर्दर्न पोर्शन में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हम लोग वेस्ट के पोर्शन में बातें करेंगे कुछ गुजराती डिशेस, ढोकला वगैरह के बारे में, ऐसे ही एमपी की कुछ पर्टिकुलर डिशेस के बारे में, ऐसे ही नॉर्दर्न इंडिया के अदर काइंड ऑफ बेल्ट या फिर जो आपका नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है उसके भी ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? आगे बताया जा रहा है रोल ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर फूड आइटम के अंदर कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो मिनरल या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको इंटेंशनली ऐड करना है जो कि उसके अंदर नहीं प्रेजेंट हुआ करता था, तो आप कैसे फोर्टिफिकेशन कराते हो। अब यहाँ पर हम इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो फोर्टिफिकेशन करी हुई चीजें थी उनके बारे में देखेंगे, कैसे सॉल्ट को फोर्टिफाई किया गया अर्ली 2005 के दौरान, और कैसे उसको मैंडेटरी कर दिया गया थ्रू आउट द इंडिया कि हम यहाँ पर सॉल्ट के अंदर आयोडीन से उसको फोर्टिफाई करने के बाद ही कंज्यूम करेंगे। पोटेशियम आयोडेट का क्या उसके अंदर रोल था। सॉल्ट के अलावा वेरियस अदर काइंड ऑफ फूड भी हैं, जैसे कि मिल्क है, जैसे कि राइस है, उनके अंदर कैसे फोर्टिफिकेशन किया जाता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे जैसे ही बढ़ते हैं यहाँ पर बात होती है एस्पेक्ट्स ऑफ ईट राइट चैलेंज की। ईट राइट इंडिया चैलेंज की शुरुआत करी गई एफएसएसएआई के द्वारा। अब हालांकि इस पर्टिकुलर पॉइंट को एमपीएफएसओ सिलेबस के अंदर मेंशन किया जाना चाहिए था आपकी यूनिट नंबर 10 के अंदर, क्योंकि वहां पर फूड लॉस के बारे में आपको पढ़ना होता है और भी बाकी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन फिलहाल अगर इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है तो हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर जो मोटो बनाया गया था ईट राइट के अंदर, क्या क्या था वो, ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल। मतलब हम कैसे सेफ चीजों को खाएं जो कि आपको कोई भी तरह का कंटामिनेंट ना प्रोवाइड कराए बॉडी को, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की डिजीज ना होने पाए। ईट सेफ की बात हो गई। ईट सस्टेनेबल की अगर आप बात करोगे तो वहां पर बताया जाता है कि किसी भी चीज को इस हिसाब से आप कंज्यूम करो कि फ्यूचर की जो जनरेशन है वो भी उसको उतनी ही आसानी से कंज्यूम कर सके। ठीक है। ईट हेल्दी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर फूड के न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव पर आकर के थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ये तो हुई बात यहाँ पर आपके एस्पेक्ट्स ऑफ ईट राइट चैलेंज इन इंडिया की। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अगला जो यहाँ पर पॉइंट आता है सेकेंड पॉइंट के अंदर, वो है ट्राइबल फूड्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखो, जो मध्य प्रदेश में ट्राइबल एरियाज हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो जो रहते हैं वो अपना जो फूड है उसको डिफरेंट काइंड से कंज्यूम करते हैं। उनके जो फूड्स होते हैं वो भी बहुत ही अलग होते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ मिलेट्स से बनी हुई डिशेस,
दाल बाफला वगैरह यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। और भी बहुत ही यूनिक डिशेज हैं या फिर यूनिक फूड कंजम्पशन है जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन करती है एमपी के अंदर, उसको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बात आती है यहाँ पर थर्ड पॉइंट की, तो ये जो आपका थर्ड पॉइंट है ये टोटली फूड केमिस्ट्री का कोर पॉइंट है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो। यहाँ पर बात हो रही है फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर अगर हम बात करें, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इसको हमको पढ़ना होता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में विटामिन और मिनरल्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसमें भी पर्टिकुलरली बता दिया गया है आपको कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ना है और उसके कौन कौन से रोल्स के बारे में देखना है। तो देखो, इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं और इसका क्या फंक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर, इसके बारे में पढ़ना होता है। जब हम बैच की शुरुआत किए थे सिलेबस के आने से पहले, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने अभी भी एक्यूमुलेट कर ली हैं। तो जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हैं उनको बहुत बेनिफिट भी यहाँ से मिल गया होगा ऑलरेडी। आगे अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट में न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जो आपका यहाँ पर थर्ड पॉइंट है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा, फैट देखने को मिलेगा, लेकिन उसका जो न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। हालांकि इस पर्टिकुलर पॉइंट को न्यूट्रिशन के अंदर डालना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पर रखा है तो हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इन्हीं सारे के सारे पोर्शंस को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर्स हैं, मिनरल्स हैं, इनका मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर ये जाते हैं तो कैसे, किस पर्टिकुलर प्रोसेस से डाइजेस्ट होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स का रोल होता है वहां पर, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। डाइजेस्ट होने के बाद उनका कौन सा फॉर्म होता है जो कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जब वो एब्जॉर्ब होता है तो एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है यानी एनर्जी की मदद से होता है, या फिर पैसिवली होता है यानी बिना एनर्जी की मदद से। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन सारी चीजों के बारे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, क्योंकि केमिकल पर्सपेक्टिव से तो ऊपर हमने ऑलरेडी देख ही लिया था। ठीक है, आपके 4 पॉइंट्स यहां तक क्लियर हो जाते हैं। लास्ट और पांचवा पॉइंट जो आपका आता है, यहां पर सबसे पहली चीज बताई गई है प्रॉपर्टीज ऑफ फूड के बारे में। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फूड में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। हालांकि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग फूड माइक्रोबायोलॉजी में अलग से डिस्कस करेंगे, वो आपकी एक सेपरेट यूनिट बनी हुई है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड में आप लोग क्या क्या पढ़ते हो, तो यहाँ पर आप मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ोगे, यहाँ पर आप बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ोगे, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, इन सारी चीजों के अलावा विस्कोसिटी जो होती है उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ते हो, डेंसिटी के बारे में। तो ये वेरियस काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि फूड के अंदर पाई जाती हैं, उनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एसिड, बेस एंड बफर्स के बारे में आपको यहाँ पर अलग से बोला गया है कि पढ़ना है। तो एसिड का रोल क्या होता है, एसिडुलेंट्स जो होते हैं फूड के अंदर उनमें से कौन सा ऑर्गेनिक होता है, कौन सा इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये एक टाइप का फूड एडिटिव का आपको हल्का हल्का पोर्शन दिख रहा होगा। ठीक है, बेसिस का क्या रोल होता है, कैसे हम किसी भी बेस को ऐड करके कलर्स को प्रिजर्व कर लेते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल के केस में हम देखते हैं। ठीक है, और भी बेसिक नेचर को हम लोग कैसे कैसे फूड के अंदर इंपार्ट कराते हैं, इन चीजों के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। बफर का क्या रोल होता है, कैसे ये रेजिस्ट करता है पीएच के चेंज को। ठीक है, उसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बात आती है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोलाइड्स की। तो कोलाइड्स के अंदर हम लोग इमल्शंस के बारे में पढ़ते हैं, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फोम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वेरियस काइंड ऑफ कोलाइड्स होते हैं जो कि फूड के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज आपका इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस का सिलेबस का पोर्शन, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। कैसे चीज़ों को पढ़ना है और कौन सी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देकर के पढ़ना है, इसके बारे में यहाँ पर हमने बातें करी। एक चीज़ आप बिल्कुल मत सोच के चलना कि अगर यहाँ पर 5 पॉइंट को डिस्कस किया गया है तो हर एक पॉइंट से 2 क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ पॉइंट्स में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इन पॉइंट्स से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस हिसाब से पढ़ना कि एक यूनिट से आपका 10 क्वेश्चन तैयार तो हो जाए, लेकिन आप ये मत सोचना कि इन पॉइंट से आपको 2 क्वेश्चंस ईच देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, ये था आज आपका सिलेबस डिस्कशन का पोर्शन। अब आगे हम मिलेंगे आपसे सारी की सारी क्लासेस के साथ, जो भी आपके यहाँ पर टॉपिक्स को मेंशन किया गया है। तो फिर मिलते हैं क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।